तफ्तीश में हम आपको अपराध का हर बार नया चेहरा दिखाते हैं। आज देखते हैं अपराध जगत का वो कोना जो कि पूरे अपराध जगत की रीढ़ है, यानी अवैध हथियार। सहारा समय की पैनी नजर से अवैध हथियारों की मंडी की करते हैं तफ्तीश। ये गोली देसी बंदूक से जरूर चली है, मगर इसकी गूंज और मार उतनी ही खतरनाक है जितनी किसी बड़ी कंपनी की लाइसेंसी बंदूक की। ये हैं वो तंग गलियां, जहां कारीगर रात दिन हथियार बनाने में जुटे हैं। कोई 800 का लेगा, कोई 1000 का लेगा, कोई 1200 का लेगा, इस तरह का हिसाब होता है। कई मामलों में लोहे का काम करने वाले भी ज्यादा कमाई के लालच में इस काम में लग जाते हैं। पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए फैक्ट्री की जगह जल्दी जल्दी बदल दी जाती है, लेकिन धंधा मंदा नहीं पड़ता। अवैध हथियार बनाने के लिए किसी बड़े तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती। ये हथियार इतनी आसानी से बन जाते हैं कि फैक्ट्री डालने के लिए बस जरूरत है एक छोटे से कमरे की, एक लेद मशीन की और एक वेल्डिंग मशीन की। इसे बनाने के लिए हाथों का बहुत दक्ष होना भी जरूरी नहीं। इसके अलावा हथियार बनाने का सामान भी कौड़ियों के मोल मिल जाता है। ये तो यही कबाड़े वबाड़े की दुकान पे से जो कबाड़े में लोहे लक्कड़ पड़ रहते हैं उन्हें ले और सीधे साफ करो, लोहा रगड़ा रगड़ा लोहे में बन गया। फिर लोहे की तो बनाने की कीमत होती, लोहे कोई कीमत नहीं है दुनिया में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों और छोटे शहरों में अवैध हथियार बनाने का धंधा कुटीर उद्योग की शक्ल ले चुका है। अकेले मुजफ्फरनगर में 140 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 2 से लेकर 10-12 लोग काम करते हैं। इन हथियारों की कीमत 1500 से 3000 तक होती है, जबकि कानूनी तरीके से ऐसे हथियार 15,000 से 1.5 लाख रुपए तक में मिलते हैं। यही वजह है कि राज्य में हथियारों का अवैध कारोबार लगभग 10 करोड़ रुपए सालाना है। इलीगल आर्म्स की संख्या भी जनपद में, क्या पूरे मैं समझता हूं सभी जनपदों में बहुत ज्यादा है, और इसकी रोकथाम भी होती है, पकड़ दकड़ भी होती है, गिरफ्तारियां भी होती हैं। इन बंदूकों के लिए लाइसेंस का झंझट नहीं है और कीमत भी कम है। अपराधियों के अलावा हथियार रखने के शौकीन लोगों की बदौलत ये धंधा फल फूल रहा है। जुर्म की काली सल्तनत के पहरेदार जिन हथियारों से लैस होते हैं, उनमें से ज्यादातर नाजायज ही होते हैं। आइए देखते हैं इस मकर जाल के नाजायज सेंसेक्स का उतार चढ़ाव। राज्य के आजमगढ़, बुलंदशहर, एटा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा के खादर और लोनी बॉर्डर में देसी हथियार बनाए जाते हैं। पैसे बताओ इसके। 1500 रुपए। सही पैसे बताओ, देने वाली बात। यानी कितने बिकते, कितने? ये वो कारोबार है जिसमें हर साल करोड़ों का लेन देन होता है और होते हैं अपराधियों के बारे न्यारे, और लगता है सरकार को चूना। अगर बड़ी वारदातों पर नजर डालें तो ज्यादातर में देसी हथियार ही इस्तेमाल हुए हैं। अपराध में अवैध हथियारों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि आप अगर स्टडी करें जितनी हत्याएं होती हैं उनमें से 90 से 95% या लगभग 98% तक हत्याएं अवैध हथियारों से ही होती हैं। अपराधियों के लिए ऑक्सीजन ये अवैध हथियार पुलिस के लिए सिरदर्द है। इतना सस्ते हैं कि इनको जनरली अपराधी इस्तेमाल करके फेंक देता है या किसी को दे देता है और फिर नया रिकवर कर लेता है, नया खरीद लेता है। दूसरे राज्यों में भी इनकी सप्लाई का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य। इन हथियारों का दायरा फिरौती वसूलने, लूटपाट और हत्या तक ही सीमित नहीं है। बड़े पैमाने पर चुनावों में गड़बड़ी, आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। अवैध हथियारों के धंधे के लिए सरकार की लाइसेंस देने की पेचीदी प्रक्रिया ने भी संजीवनी का काम किया है। हालांकि प्रशासन इससे सहमत नहीं है। लाइसेंस चाहने वाले इतने लोग हैं, सभी को नहीं दिया जा सकता, इसलिए उनमें देखना पड़ता है कि कौन लोग वाकई ऐसे ज़रूरतमंद हैं या ऐसे चरित्र वाले हैं या ऐसे आवश्यकता वाले हैं जिनको भी लाइसेंस सैंक्शन किया जाए, और उनको लाइसेंस प्राथमिकता पर सैंक्शन किया जाता है। इस साल अब तक राज्य भर में नाजायज असलहे पकड़े जाने के 29,056 मामले हैं,
जबकि पिछले साल इस दौरान ऐसे 32,119 मामले दर्ज हुए थे। अकेले मुजफ्फरनगर जिले में ही 1,192 मामले सामने आए। इस जिले में 6 साल के दौरान 5,000 से ज्यादा अवैध शस्त्र पकड़े गए। और तो और यही जिला 144 नाजायज फैक्ट्रियों के साथ कुल 162 अभियुक्तों की गिरफ्तारी से सुर्खियों में बना रहा। हाल में ही हमने एक कैराना क्षेत्र में एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी जिसमें करीब 100 के लगभग कट्टे बनाने का सामान था। 15 या 16 बिल्कुल बने बनाए कट्टे थे। इस काले धंधे का एक खतरनाक पहलू ये भी है कि हथियारों के वैध डीलर भी इसमें शामिल हैं। दरअसल देसी तरीके से बनाई गई गोलियों से बंदूक और कट्टे की नाल फटने का खतरा रहता है। फिर पड़ती है जरूरत डीलरों की, जो मोटी कमाई के लिए गैर कानूनी तरीके से गोलियां सप्लाई करते हैं, और प्रशासन भी इस बात से वाकिफ है। वो इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि उसमें से आदमी ब्लैक कर सके या ऐसे तत्वों को दे सके। फिर भी इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग ये करते होंगे, और इसके लिए हम आर्म्स शॉप्स की चेकिंग का बारे में सोच रहे हैं कि वहाँ पर किन किन को दिए गए हैं ऐसे संदिग्ध तत्वों को, तो उनकी हम रोकथाम करने के लिए जांच कराएं। इस धंधे में पुलिस के लिए सबसे अच्छी बात है हथियार निर्माताओं की आपसी दुश्मनी, जो समय समय पर एक दूसरे के खिलाफ मुखबरी कर बैठते हैं। इसके चलते पुलिस सही ठिकाने पर छापा मारने में कामयाब हो पाती है। खैर कुछ भी कहें, इस सारे मामले में देसी हथियारों की फैक्ट्रियों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। अपराध की दुनिया की ये चमक दमक भी महज एक छलावा है जिसमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और इस मंडी के सौदागरों की आखिरी आरामगाह भी जेल की कोठरी है। तो आज बस इतना ही। अगली बार फिर अपराध के नए अध्याय पर चर्चा करना निकलेगा आपका रिपोर्टर आजाद खालिद। अब इजाजत दें, नमस्कार।